बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ CX604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम यूनिक्स लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को ब्राउज़ करते हैं और यूज़फुल कमांड्स देखेंगे। फिर हम प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग एंड द अदर वन, एंड हम प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है यूनिक्स लिनक्स के अंदर, वो हमने पहले ऑलरेडी कवर किया था कि हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा मेक डी आई आर। एम के डी आई आर का मतलब है कि एक मेक डायरेक्टरी, यानी मैं एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ। इसका मतलब अगर मैं मेक डायरेक्टरी के आगे कोई डायरेक्टरी का नेम दूंगा तो जो मेरी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं टिल्डा साइन डाल के फर्दर कोई डायरेक्टरी नेम दूंगा तो ये होम डायरेक्टरी के अंदर फर्दर आगे जहाँ डायरेक्टरी बनानी होगी वो बन जाएगी। अगर मैंने एक डायरेक्टरी बनानी है थर्ड नंबर के ऊपर, ठीक है, तो मुझे पहले ये होम डायरेक्टरी के अंदर ये वाली डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, फिर इस डायरेक्टरी के साथ अलग एक कमांड लिखनी पड़ेगी MKDIR, फिर इस डायरेक्टरी का नाम और फिर एक न्यू डायरेक्टरी। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं एक ही लाइन में सारी कमांड्स लिखना चाहता हूँ, तो मेक डायरेक्टरी के बाद मैं डैश पी लिखूंगा तो मैं एक ही कमांड से डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ। फिर अगर मैंने कोई डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसके लिए RMDIR की कमांड यूज़ होती है, जो रिमूव डायरेक्टरी जिसका मतलब है। फिर मैं मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसको मैंने देखना है कि मैं उसका एब्सोलूट पाथ क्या है, कंप्लीट पाथ क्या है, तो मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ PWD, विच इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर उसके अलावा अगर मैंने अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर देखना है कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, तो उसके लिए मैं LS की कमांड यूज़ करता हूँ। LS की कमांड से मेरे पास तमाम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की लिस्ट आ जाती है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो हिडन फाइल्स हैं वो शो नहीं होंगी, जो कि डॉट से स्टार्ट होंगी। डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल्स को हिडन फाइल्स या डॉट फाइल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके साथ -A लिखता हूँ तो मेरे पास जो हिडन फाइल्स हैं वो भी शो हो जाएंगी। और अगर मैं इसके साथ -L लिखता हूँ तो मेरे पास लॉन्ग फॉर्मेट में फाइल डाटा शो होगा, जिसके अंदर डिफरेंट डाटा शो होगा, जो अभी हम देखते हैं। फिर उसके बाद फर्दर हम देखते जाते हैं साथ साथ कमांड्स को, और मैं समझाता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये डायरेक्टरीज बनी हुई है कि हमारे पास एक स्टूडेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स की डायरेक्टरीज हैं, फिर आगे पर्सनल डायरेक्टरी, कोर्स डायरेक्टरी, डिफरेंट ये डायरेक्टरीज बनी हुई हैं होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो अगर हमने किसी डायरेक्टरीज के कंटेंट्स देखने हो कि उसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं, क्या डायरेक्टरीज फर्दर हैं, तो LS कमांड के जरिए हम देख सकते हैं। LS कमांड जो होती है वो डॉट फाइल्स जो स्टार्ट हो रही होती है उनको शो नहीं कर रही होती, और उनको हिडन फाइल्स या डॉट फाइल्स भी बोला जाता है। और हम इनको मॉडिफाई ना करें, ठीक है, जब तक हमें ना पता हो कि हम क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं और किसके लिए ये फाइल है और क्या चीज़ है। अगर हम LS-A कमांड यूज़ करते हैं तो हमें डॉट फाइल यानी हिडन फाइल्स भी शो हो जाती हैं। अगर हम LS-L कमांड यूज़ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की फाइल्स की लिस्ट शो होती है, जिसके अंदर हमें फ़ाइल की डाटा टाइप, उसकी असेस प्रिविलेजेस के कौन उसको असेस कर सकता है, उसके लिंक्स हमें शो होते हैं, ऑनर शो होता है, ऑनर का ग्रुप शो होता है, हमें उसकी साइज़ शो होता है बाइट्स में, उसकी लास्ट जो मॉडिफिकेशन डेट शो होती है, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम शो होता है, और फाइल का नेम शो होता है। ये डिफरेंट कंटेंट्स हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने अगर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो MKDIR कमांड यूज़ करते हैं। MKDIR कोर्सेज लिखूंगा तो मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर कोर्सेज की एक डायरेक्टरी बन जाएगी। करंट डायरेक्टरी लॉगिन करने के बाद मेरी होम डायरेक्टरी थी, लॉगिन करने के बाद MKDIR कोर्सेज लिखा तो कोर्सेज डायरेक्टरी बन गई। अब मैंने उसके अंदर एक और कमांड लिखी, कोर्सेज/CX604, तो मेरी CX604 के नाम से एक डायरेक्टरी बन गई। अब मैंने लिख दिया MKDIR कोर्सेज CS604 प्रोग्राम्स, तो CS604 के अंदर प्रोग्राम्स नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 लाइनों का कोड मैं एक लाइन में अगर लिखूँ तो मैं -P लिखूंगा तो, और डायरेक्ट नाम इस तरह सारी डायरेक्टरीज के नाम लिख दूंगा, सब डायरेक्टरीज के, तो मेरी एक ही कमांड से ये तीनों कमांड वाला काम इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैंने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए RMDIR यूज़ होती है कमांड, ठीक है, जो कि रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज़ होती है। जैसे ये लिखा हुआ है RMDIR कोर्सेज, तो मेरे करंट जो फोल्डर है उसके अंदर, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कोर्सेज नाम की जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी। अगर डायरेक्टरी चेंज करना है, चेंज से मुराद कि ब्राउज़ करना है किसी और डायरेक्टरी को, तो हम CD की कमांड यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं जहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं अपनी करंट डायरेक्टरी को। अगर हम CD और $होम लिखेंगे कमांड तो हमारी जो करंट डायरेक्टरी है वो होम डायरेक्टरी बन जाएगी। अच्छा, एब्सोलूट पाथ अगर हमने शो करना हो अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का तो हम PWD की कमांड यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इससे या पाथ
नेम ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी हमारा आ जाता है, ठीक है। PWD आई थिंक इट इज़ पाथ नेम ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। सो दिस इज़ एब्सोल्यूट पाथ। उसके बाद हमारे पास अब कोई कॉपी हमने करना है किसी चीज़ को, या मूव करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए CP, MV और RM ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो यूज़ होती हैं। CP फाइल 1 फाइल 2 ये क्या करेगा, फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या लिखा हुआ है, CP टिल्डा साइन फाइल 1, यानी होम डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल 1 है जो कि होम डायरेक्टरी के अंदर मेमोज डायरेक्टरी के अंदर फाइल 2 के अंदर कॉपी हो रही है। फिर इस तरह मूव की कमांड है, मूव से क्या होता है कि फाइल का कंटेंट मूव हो जाता है। फाइल 1 होम डायरेक्टरी के अंदर है जिसका कंटेंट मूव हो रहा है हमारे पास होम डायरेक्टरी के अंदर, मेमोज डायरेक्टरी के अंदर, फाइल 2 के अंदर। फिर रिमूव फाइल्स के लिए हम RM की कमांड यूज़ करते हैं, RM फाइल 1 ये करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल 1 को रिमूव कर देगी। उसके बाद अगर हम RM के साथ फुल पाथ लिखें, होम डायरेक्टरी के अंदर जाओ कोर्सेज, तो इसके अंदर जाके टेस्ट सी को डिलीट कर देगी। और अगर RM के साथ स्टैटिक डॉट ओ लिखें तो ये स्टैटिक का मतलब है कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ABCD कोई भी नाम हो सकता है, तो डॉट ओ उसकी एक्सटेंशन हो जिस फाइल की उनको डिलीट कर दो। जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं बेसिकली उनकी डॉट ओ एक्सटेंशन होती है, तो इससे सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर हमने किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो हम उसके लिए GCC यूज़ करते हैं, क्योंकि GCC कंपाइलर होता है। तो GCC प्रोग्राम डॉट सी अगर हम लिखेंगे तो हमने जो इसके अंदर कोड लिखा था C लैंग्वेज के अंदर, GCC कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और a.out नाम की फाइल के अंदर उसको सेव कर देगा। अगर हमने उसको रन करना है, जो हमने प्रोग्राम कंपाइल किया है, तो हम लिखेंगे डॉट, डॉट का मतलब है कि करंट डायरेक्टरी, और उसके बाद हम लिखेंगे /a.out, यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर जाओ और a.out फाइल को एग्जीक्यूट कर दो, तो हमारा प्रोग्राम जो है उस तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको अपने मर्जी के नाम में सेव करना चाहते हैं, हम a.out में सेव नहीं करना चाहते, असाइनमेंट डॉट आउट में सेव करना चाहते हैं, असाइनमेंट में सेव करना चाहते हैं, तो हम -o का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी GCC प्रोग्राम डॉट सी -o लिख के असाइनमेंट लिखते हैं। अब इसके साथ अगर हम कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम -l लिख के लाइब्रेरी M लिखें अगर, तो मैथ की लाइब्रेरी इसके साथ अटैच हो जाती है। तो इस तरह की कमांड कुछ बन जाती है। इस कमांड के अंदर आप देखें, प्रोग्राम डॉट सी के अंदर हमने C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा था जिसको कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, आउटपुट उसकी स्टोर कर रहा है असाइनमेंट के अंदर, और उसके साथ एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहा है मैथ, जिसके अंदर यानी हमने अपने प्रोग्राम कोड के अंदर कुछ मैथ के फंक्शन भी इंक्लूड किए हुए थे। अच्छा, अगर हम अभी प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देखें कि प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसको कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे CPU, टाइम, मेमोरी, फाइल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इसके टास्क कंप्लीट करने के लिए। और रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस को जब वो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तब एलोकेट की जा सकती हैं, या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एलोकेट की जा सकती हैं। प्रोसेस सबसे छोटा यूनिट है सिस्टम के अंदर, ठीक है, इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। अगर एक यूनिट ऑफ वर्क प्रोसेस है तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस होंगे उनके अंदर सिस्टम कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और यूज़र प्रोसेसेस के अंदर यूज़र कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा जो यूज़र ने खुद लिखा है, और ये प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो कंकरेंटली एग्जीक्यूशन के अंदर ट्रेडिशनली हमारे पास ये होता था कि प्रोसेस एक सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होता था उसके अंदर, ठीक है। थ्रेड का मतलब है कि जो उसके सब प्रोसेसेस होते थे। लेकिन अब क्या होता है, मॉडर्न सिस्टम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, और सिर्फ हम प्रोग्राम को प्रोसेस नहीं कह सकते, बल्कि प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फिर प्रोसेसर रजिस्टर होता है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ आर्गुमेंट स्टोर हुए होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है, और प्रोसेस स्टैक होता है जिसके अंदर टेम्परेरी डाटा, मेथड, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। डाटा सेक्शन होता है जिसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सिर्फ प्रोग्राम कोड नहीं होता। प्रोग्राम जो है इटसेल्फ ये एक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये पैसिव एंटिटी है। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल स्टोर होती है डिस्क के ऊपर, प्रोसेस जो है एक्टिव एंटिटी होती है, ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। तो सेवरल यूज़र में भी डिफरेंट रनिंग डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ द मेल प्रोग्राम ऑफ विच टेक्स्ट सेक्शंस आर इक्विवेलेंट बट द डाटा सेक्शंस वेरी। हर यूज़र का डिफरेंट डाटा सेक्शन होगा, लेकिन सब सेम प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो हर किसी का डिफरेंट प्रोसेस होगा। प्रोसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, IO बाउंड प्रोसेसेस होते हैं और CPU बाउंड प्रोसेसेस होते हैं। IO बाउंड प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट आउटपुट में ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स या टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, ये कीबोर्ड से ज़्यादा इनपुट ले रहे होते हैं, माउस के कर्सर्स का वेट कर रहे होते हैं। CPU बाउंड प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये CPU बर्स्ट में ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स होती हैं। एक तो हमारे पास होता है प्रोसेस की स्टेट न्यू, कि इसका मतलब प्रोसेस अभी क्रिएट हो रहा है। फिर रनिंग होता है, प्रोसेस अभी रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। वेटिंग का मतलब है प्रोसेस किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी इवेंट का वेट कर रहा है,
जैसे उसने इनपुट आउटपुट की कंप्लीशन का वेट करना है या किसी सिग्नल का वेट करना है या अपने चाइल्ड प्रोसेस का ख़त्म होने का वेट करना है। रेडी का मतलब है कि प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। प्रोसेस रेडी है, बस उसको आप असाइन कर दें प्रोसेसर को, तो उसको हम कहेंगे कि रेडी प्रोसेस है। टर्मिनेटेड का मतलब है कि प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, किसी वजह से टर्मिनेट हो सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई या कोई इंटरप्ट आया जिसने उसको टर्मिनेट कर दिया। तो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं हमारे पास प्रोसेसर की, जो कि यहाँ पे बताई गई है प्रोसेस की। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक न्यू प्रोसेस आता है जो एडमिट हो जाता है रेडी के अंदर। फिर रेडी प्रोसेस शेड्यूलर उसको डिस्पैच करता है, सीपीयू उसको रन करता है। फिर अगर कोई इंटरप्ट आ जाता है तो वो दोबारा रेडी में चला जाता है और वेट करने लग जाता है। और अगर वो फिनिश हो जाता है वो एग्जिट होकर टर्मिनेट हो जाता है। अगर किसी उसने इनपुट आउटपुट डिवाइस से वेट करना है किसी डाटा का, तो वो वेटिंग मोड में चला जाता है और दोबारा फिर जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है दोबारा रेडी में आता है और शेड्यूलर फिर उसको रनिंग पे चला ले जाता है। अभी हम शेड्यूलर को फर्दर डिटेल में देखेंगे, आप अगर अभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है, ये इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर प्रोसेस इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। इसके डिफरेंट पीस हैं, डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारे पास प्रोसेस की स्टेट होती है कि अभी प्रोसेस किस स्टेट के अंदर है, रेडी स्टेट में, न्यू स्टेट में, रनिंग स्टेट में, वेटेड स्टेट में है या किस स्टेट में, या टर्मिनेट हो चुका है। प्रोग्राम काउंटर होता है जो बता रहा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी क्या एग्जीक्यूट होनी है। सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट अकोमोलेटर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स और कोई भी कंडीशन कोड इन्फॉर्मेशन होती है। ये सीपीयू रजिस्टर के अंदर आर्गूमेंट्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोसेस की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, शेड्यूलिंग क्यूज़ में कितने प्रोसेस हैं, क्या सारा डाटा है। मेमोरी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास जो बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स उनकी क्या वैल्यू है, बेस जो प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है वो एग्जैक्टली क्या है। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास कितना टाइम यूज़ किया जा रहा है, टाइम लिमिट क्या है, अकाउंट नंबर्स क्या हैं, कितने जॉब हैं, प्रोसेस नंबर क्या है, प्रोसेस का जॉब नंबर क्या है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट हैं दैट प्रोसेस, तो उनकी क्या लिस्ट है, क्या इन्फॉर्मेशन है और कौन सी फाइल्स ओपन हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनपुट आउटपुट स्टेटस में आ रही होती है। तो अगर आप जनरली देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस की स्टेट, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें प्रोसेस शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस एक मल्टी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, या फिर हमारे पास जो अगर एक बैच सिस्टम है तो उसके अंदर एक बैकग्राउंड में प्रोसेस रन हो रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर हमारे पास एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम है तो उसके अंदर भी एक रनिंग प्रोसेस एक टाइम पे चल रहा होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं तो बाकियों को वेट करना पड़ता है सीपीयू फ्री हो जाए और फिर उनको रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस रीशेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जब स्विच कर रहे होते हैं तो हमें उस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट, उसका कुछ साथ में डाटा भी सेव रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोसेस चल रहा था उसको वेट मोड पे लगा दिया, तो मुझे उस प्रोसेस का डाटा भी रखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली किस लाइन ऑफ कोड पे पहुंच गया था, क्या उसका डाटा था, इनपुट आउटपुट डिवाइस से उसने क्या चीज़ें ली थी, तो उसको कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं एक और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुका हूँ अगर, तो जो एक और प्रोसेस है उसका कॉन्टेक्स्ट अब मैंने सीपीयू में लोड करना है। तो ये जो मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा होता हूँ दो प्रोसेसेस का और लोड कर रहा होता हूँ स्टेट ऑफ द न्यू प्रोसेस, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसे अब यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। अब इसका सारा जो स्टेट है वो पीसीबी ज़ीरो में सेव हो गई। अब मैंने ये वाला प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कर दिया। जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो इसकी जो स्टेट थी ना वो पीसीबी वन में सेव थी। तो मैंने जब इसको स्टार्ट करना है मैंने पीसीबी वन से लोड करनी है, जब इसको ख़त्म करना है पीसीबी वन में सेव कर देनी है। अब जब मैंने ये जो प्रोसेस यहाँ पे था इसकी सेव की थी पीसीबी ज़ीरो के अंदर, तो अब मैं जब दोबारा इसको एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट करूँगा तो ये मेरी पीसीबी ज़ीरो से मेरे पास कॉन्टेक्स्ट इसका मिल जाएगा। तो ये जो हम स्विच कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट को आपस में, पीसीबी ज़ीरो को पीसीबी वन, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। अब हमारे पास शेड्यूलिंग क्यूज़ होती हैं, दो तीन तरह की होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले होती है जॉब क्यू, जिसके अंदर हमारे तमाम सिस्टम के प्रोसेस जो इस टाइम हमारे सिस्टम के अंदर हैं वो जॉब क्यू के अंदर रखे जाते हैं। फिर हमारे पास रेडी क्यू होती है, उसके अंदर वो प्रोसेसेस होते हैं जो रेडी हैं, जो मेन मेमोरी के अंदर अभी अवेलेबल हैं और उनको आपने बस सीपीयू एलोकेट करना है, तो ये वो रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस रखे जाते हैं। और जो पीसीबी होता है उसके अंदर पॉइंटर फील्ड होता है जो पॉइंट आउट कर रहा होता है नेक्स्ट पीसीबी इन द रेडी क्यू। और उसके बाद हमारे पास डिवाइस क्यूज़ होती हैं जिनके अंदर ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के जवाब का इंतज़ार कर रहे होते हैं।
जो हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर एक लिंक लिस्ट बनी होती है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो एक जो इसका पहली लिस्ट का जो लिंक लिस्ट का पहला नोड होता है वो पहले पीसीबी को पॉइंट कर रहा होता है, और लास्ट जो होता है वो लास्ट पीसीबी पर, ताकि पता चल जाएगा हमारे पास टोटल कितने हैं। और ये जो पीसीबी होता है जब ये पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट पीसीबी को। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं रेडी क्यू के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो क्यू इन डायग्राम में कि हमारे पास जो एक प्रोसेस, ये इस डायग्राम की बात करें, हमारे पास कोई भी प्रोसेस होता है ना वो रेडी क्यू में आता है, ठीक है। अब रेडी क्यू से हम उसको सीपीयू में लोड कर देते हैं। अब उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया। एक ये कि उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ डाटा चाहिए था, तो वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में गया, तो उसको हमने इनपुट आउटपुट क्यू के अंदर डाल दिया। अब वो वेट कर रहा है जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता। जब जवाब आ जाता है उसका तो फिर वो दोबारा रेडी क्यू में चला जाता है। फिर ये भी हो सकता है कि उस सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस है उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, काउंटर हिट हो गया, तो फिर अब क्या करेंगे हम, फिर उसको रेडी क्यू में डाल देंगे और अगला प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। फिर ये भी हो सकता है उससे फोर का चाइल्ड, यानी एक चाइल्ड प्रोसेस उसने जनरेट कर दिया और वो चाइल्ड की एग्जीक्यूशन का इंतजार करे। जब चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर वो रेडी क्यू में आ जाएगा। फिर ये भी हो सकता है क्योंकि इंटरप्ट आ गया उस प्रोसेस के लिए, फिर वो इंटरप्ट उस प्रोसेस को रोक के क्या कर देता है, रेडी क्यू में डाल देता है। इंटरप्ट की कोई सिस्टम कॉल का आगे के सिस्टम कह रहा है पहले मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करो और इसको रेडी क्यू में डाल दो। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस ऐड हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास दो तीन तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, दो मेन हमारे पास शेड्यूलर टाइप्स हैं, उसके बाद एक और भी हमारे पास यूज़ होता है। तो प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यूज़ में माइग्रेट कर रहा होता है। और हमारे पास अगर हम देखें अप्रोप्रिएट शेड्यूलर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है जिसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ये क्या करता है कि प्रोसेसेस को लोड करता है रेडी क्यू के अंदर फ्रॉम द जॉब पूल, दैट इज लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर टोटल जितने भी प्रोसेस होंगे उनको रेडी क्यू के अंदर लेके आएगा। अब रेडी क्यू से आगे सीपीयू को जो प्रोसेस एलोकेट करने हैं वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, जिसको सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, जो सिलेक्ट करता है कि विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स द सीपीयू टू दैट। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर रेडी क्यू के अंदर ढेर सारे प्रोसेस हैं। उसने उनको बार बार सीपीयू को बताना है कि अभी इसको एग्जीक्यूट करो, इसको एग्जीक्यूट करो। अगर वो बताने में इतनी देर लगा दे, फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकंड, वो सिर्फ 100 मिली सेकंड के प्रोसेस को बताने में ही लगा देता है, तो 9% ऑफ द सीपीयू सिर्फ शेड्यूलिंग में इस्तेमाल हो रहा होगा। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो उसका इतना काम नहीं होता, उसने बस क्या करना होता है कि मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस को लेके आना होता है, और उसको जॉब शेड्यूलर कहते हैं। और वो ज़्यादातर ये काम कम हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो स्टेबल होती है कि जब हमारा एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट यानी जो ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेशन और क्रिएशन हमारी तकरीबन एक एवरेज चल रही होती है। तो इस वजह से हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोसेसर होता है उसका इतना काम नहीं होता, उसका इतना तेज़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के लिए लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो गुड मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड जॉब्स लेके आए। अगर वो खाली इनपुट आउटपुट बाउंड वाली जॉब्स लेकर आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, सारी जॉब्स जो हैं वो डिवाइस क्यू के अंदर ही पड़ी रहेंगी और सीपीयू हमारा यूज़ नहीं हो रहा होगा। और अगर वो सारी सीपीयू बाउंड वाली चीज़ें लेकर आ जाएगा तो हमारी जो डिवाइसेस होंगी वो यूज़ नहीं हो रही होंगी, वो उनका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा होगा और सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। तो एक गुड मिक्स होना चाहिए जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो प्रोसेसेस को उठा के मेन मेमोरी के अंदर डाल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ एक और टाइप है मीडियम टर्म शेड्यूलर। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मीडियम टर्म शेड्यूलर लेके आए। वो क्या होता था कि जब मेन मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेसेस डालता रहता था तो मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती थी, मेमोरी नहीं बचती थी। और या फिर वो डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करना चाहते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये क्या होता है कि डिग्री से मुराद के कितने प्रोसेस जो हैं वो एक टाइम पर मेन मेमोरी में आ सकते हैं, तो उसको वो रिड्यूस करना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लेके आया कि उन्होंने कहा कि हम ना कुछ देर के लिए उन प्रोसेस को एक स्वैप स्पेस के अंदर डाल दें, एक सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर रख दें, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है कि प्रोसेस को दोबारा आप री इंट्रोड्यूस कर देते हैं सम लेटर स्टेज और अभी उसको साइड पे रख देते हैं, इसको स्वैपिंग बोलते हैं। और जब प्रोसेस को हम हटाते हैं अपने क्यू से और उसको रखते हैं मेन मेमोरी से डिस्क के अंदर रख देते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्वैप आउट। और जब हम वापस इसको री इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं स्वैप इन। और जो डिस्क के अंदर हम एरिया यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हम स्वैप डॉट प्रोसेस को रख रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्वैप स्पेस। जैसे यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये एक स्वैप स्पेस है
ठीक है, और ये हमारी रेडी क्यू है और ये हमारा सीपीयू जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे स्वैप इन हुआ एक प्रोसेस, ठीक है, रेडी क्यू में है, रेडी क्यू से सीपीयू में चला गया। अब या तो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, स्वैप आउट करते हैं। स्वैप आउट करके हम स्पेस में रख लेंगे, रेडी क्यू से बाकी प्रोसेस चलते रहेंगे। अब रेडी क्यू में जगह कम होगी तो हम क्या करेंगे, रेडी क्यू में स्वैप इन कर देंगे उस प्रोसेस को जो हमने थोड़ी देर के लिए स्वैप स्पेस के अंदर रखा था। तो ये एक मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूं तो हमारे पास एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो हमारे प्रोसेसेस को रेडी क्यू के अंदर लेके आ रहा होता है। फिर एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो बार बार शेड्यूल कर रहा होता है प्रोसेस अभी सीपीयू किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। और एक मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है जो स्वैप स्पेस के अंदर हमारे प्रोसेस को दोबारा लेटर स्टेजेस पर इंट्रोड्यूस करने के लिए स्वैप आउट करके रख रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।